क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बड़ी खबर दी है। वो घटिया डोमिनिक आज कॉलेज आया और सलीना से माफी मांगने लगा। उसने उस पर हाथ भी डालने की कोशिश की, लेकिन सलीना के बॉयफ्रेंड ने उसे पीट दिया। और हाँ, सलीना का बॉयफ्रेंड सुपर हैंडसम है। सिर्फ इतना कि उसने सलीना के लिए उस कमीने को पीटा, ये साबित करने के लिए काफी है कि वह हैंडसम है। सलीना इतनी खूबसूरत है, तो उसका बॉयफ्रेंड भी हैंडसम ही होना चाहिए, वरना उसकी इस अनोखी खूबसूरती का अपमान होगा। घटिया डोमिनिक ने आखिरकार माफी मांगी। मुझे लगा था कि पहले की तरह वह फिर से सारा दोष सलीना पर ही डालेगा, लेकिन अब जबकि सलीना का बॉयफ्रेंड है, उसने सलीना पर हाथ डालने की कोशिश की और नतीजा भुगता, उसका बॉयफ्रेंड ने उसे पीट डाला। सारांश: एल्बर्टो है क्रीफिया का नंबर 1 पाखंडी, मॉली है नंबर 1 जहरीली सौतेली माँ, लिया है नंबर 1 धंधे वाली, और डोमिनिक है नंबर 1 घटिया इंसान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किले कैसल के अंदर जब सलीना को पता चला कि गिरफ्तार मॉली हुई है, तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। अगर लिया इतनी आसानी से फंस जाती, तो सलीना उसका दिमाग खपाकर इतना खेल ही क्यों खेलती। लिया ने झुंझला कर कहा, मैडम, क्या आपको लगता है कि उसने जानबूझकर किया? वो अपनी माँ का पुराना फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी, जबकि नया खरीद सकती थी। अगर ऐसा ना होता, तो आज पकड़ी जाने वाली लिया ही होती। सलीना मुस्कुराई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे लिया को जेल भेजना होता, तो कल रात जो बयान उसने खुद दिया था, वही काफ़ी होता, न कि उन घटिया लोगों को पकड़वाना। वह लिया को जेल ज़रूर भेजेगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसने कहा था वह लिया को ऐसे हाल में छोड़ेगी कि उसके पास जीने के लिए कुछ भी न बचे। न कोई सहारा, न कोई आसरा, सलीना की तरह अकेली और असहाय। शायद लिया को अब तक समझ ही नहीं आया कि उसने क्या खो दिया है, और जब समझ आएगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। फंदा बहुत पहले से डाला गया था, अब बस उसके खुद उसमें कूदकर धीरे धीरे खत्म होने का इंतजार है। सलीना ने अपनी उंगलियां ढीली की। उनकी पकड़ से कुछ पंखुड़ियां जमीन पर गिरी और उसकी उंगलियों पर गुलाब के लाल रस का दाग रह गया। उसने अपने ही बनाए जाल को देखा और गहरी सांस छोड़ी। सलीना को यूं चिंतित देखना लिया के लिए नया था। उसने जिज्ञासा से पूछा, मैडम, क्या बात है? सलीना ने पलकें झपकाईं। लेडी लॉरेन जाने से पहले मेरे लिए एक परफ्यूम का नुस्खा छोड़ गईं। लिया पल भर को ठिठकी, फिर खुश होकर बोली, लेडी लॉरेन परफ्यूम बनाने में बहुत माहिर हैं। उनके नुस्खे से आपको जीतना आसान होगा। वह पहले सोच रही थी कि सलीना और लेडी लॉरेन के बीच अनबन हो गई है और यह यंग मास्टर के लिए परेशानी होगी। लेकिन अब जब लेडी लॉरेन ने सलीना को नुस्खा दिया, तो साफ था कि वह उसे बहुत पसंद करती हैं। सलीना के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। नुस्खा बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बेहद कठिन है। असफलता की दर 99.9% तक है। परफ्यूम बनाना सलीना की खासियत नहीं थी। उसे बस अपनी यादों और अनुभव के आधार पर सीखते समझते आगे बढ़ना था। लिया के कब्जे में नव्या की परफ्यूम रेसिपीज को पछाड़कर नाम कमाना आसान नहीं था। सलीना ने अपने हाथ साफ किए और फूलों के कमरे से बाहर निकलने लगी। लिया उछलती कूदती पीछे आए और बोली, अगर कोई मुश्किल आए, तो यंग मास्टर से पूछ लीजिएगा। सलीना ठिठककर रुक गई और पलटकर लिया को देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। लिया ने तुरंत समझ लिया कि सलीना को अपने पति की असली पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता नहीं है। वह मुस्कराई, यंग मास्टर जरूर जानते होंगे, क्योंकि उनकी मां को परफ्यूम बनाना बहुत पसंद था और यंग मास्टर उनके साथ बड़े हुए हैं, तो उनका स्तर भी अच्छा होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि ऑस्वाल्डो जो भी करते, पूरी तरह से करते। लेडी लॉरेन ने नुस्खा तो दिया था, लेकिन खुद सलीना को सिखाया नहीं। ये साफ था कि वह चाहती थी कि सलीना अपने बेटे से मदद मांगे। शायद ऑस्वाल्डो भी अपनी पत्नी से पहल की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन सलीना दूसरों पर निर्भर रहना नहीं जानती थी। वह हमेशा खुद ही सब समझने की कोशिश करती। उसकी लंबी पलकों में कंपन हुआ।
वो कुछ पल सोच में पड़ी और फिर ऑस्वाल्डो के स्टडी की ओर बढ़ गई। लिया ने उन्हें तीसरे व्यक्ति की तरह फॉलो नहीं किया और दूसरी ओर चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विला में लिया दरवाजे के सामने व्हीलचेयर पर बैठी थी। कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया और देखा कि डोमिनिक ठंडे चेहरे के साथ अंदर आ रहा है। उसे देखते ही लिया की अभी अभी थमी हुई आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो घबराकर व्हीलचेयर घसीटते हुए आगे आए और उसका सूट पकड़ लिया। डोमिनिक, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी माँ को बचा लो। लेकिन इस बार डोमिनिक उसकी आंसुओं से पिघला नहीं। उसने लिया की सूजी हुई लाल आंखों को देखा और ठंडी आवाज में कहा, लिया, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने क्या किया है? लिया का चेहरा सख्त हो गया। वह अविश्वास से भरी आंखों से डोमिनिक को देखती रही और टूटे दिल से रोते हुए बोली, डोमिनिक, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें शक है कि मैं और मेरी माँ मिलकर सलीना को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे? डोमिनिक की आवाज़ अब भी ठंडी थी। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बस पूछा कि क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? लिया और वह साथ बड़े हुए थे। लिया की उदार और समझदार लड़की वाली छवि सालों से डोमिनिक की हड्डियों तक बैठ चुकी थी। उसे पता था कि मौली सलीना को पसंद नहीं करती और ऐसे जहरीले तरीके अपनाना उसके लिए असामान्य नहीं था। इसलिए डोमिनिक लगभग तुरंत मान बैठा कि यह काम मौली ने ही किया है। वह मानता था कि लिया निर्दोष है, लेकिन फिर भी थोड़ा शक तो था। ये शक लिया पर मास्टरमाइंड होने का नहीं, बल्कि इस बात का था कि कहीं लिया को पहले से सब पता तो नहीं था। आखिरकार वे तस्वीरें जिन्हें लिया ने खुद माना था जानबूझकर सलीना की शादी में दिखाई गई थीं, और वे तस्वीरें उन्हीं पत्रकारों को मिली थीं जिन्हें मिसेस रिडल ने पैसे देकर सलीना को बदनाम करने को कहा था। वो पत्रकार साफ कह चुके थे कि उसके बाद उन्होंने सलीना को देखा तक नहीं। इसका मतलब ये था कि लिया ने डोमिनिक से झूठ कहा था कि उसने ये तस्वीरें सलीना के बैग से निकाली थीं और सलीना को ब्लैकमेल से बचाने के लिए छुपाई थीं। तो फिर ये तस्वीरें लिया तक पहुंची कैसे? क्या मौली ने दी थीं या पत्रकारों ने? अगर मौली ने दी थीं तो इसका मतलब लिया सब जानती थी। अगर पत्रकारों ने दी थीं तो डोमिनिक ने मुट्ठियां भींच लीं। लिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसका चेहरा इस तरह बेकसूर और आहत लग रहा था जैसे उस पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। डोमिनिक, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? उसने रोते हुए कहा। डोमिनिक ने नीचे झुककर लिया की ओर देखा और उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। लिया, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। पहले उसने सलीना को बिस्तर वाली तस्वीरें भेजी थीं, भले ही बाद में उसने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन वो हमेशा डोमिनिक के दिल में एक कांटे की तरह चुभी रही। वो इसका जिक्र नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बात खत्म हो गई थी, और यही लिया को बेचैन कर देती थी। डोमिनिक की तीखी नज़रों से लिया घबरा गई और उसके मन का डर और गहरा हो गया। उसने घबराकर सिर हिलाया, चेहरा पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता। मैं। डोमिनिक ने नज़दीक से उसे ठंडी नज़रों से देखा, मानो जवाब लेना ही होगा। लिया अचानक रो पड़ी, दोनों हाथों से चेहरा ढाक लिया, आंखों में बेबसी और थकान थी। डोमिनिक, क्या तुम्हें इस मुश्किल घड़ी में भी मुझे तकलीफ देना ज़रूरी है? तुम चाहते हो कि मैं अपनी ही माँ पर आरोप लगाऊं कि वो निर्दयी है? उसने गलती की, लेकिन वो सब मेरे लिए था। दुनिया का हर कोई उस पर इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन मैं नहीं। डोमिनिक ने उसके कांपते कंधे और पीला चेहरा देखा, जो रोते हुए और भी बेबस लग रहा था। उसका दिल थोड़ा पिघला। उसके पिता बीमार थे, माँ जेल में थी, रिडल परिवार बुरी तरह टूट चुका था, और सबका बोझ उसी के कंधों पर था। ऊपर से वो खुद भी गंभीर रूप से घायल थी और मानसिक रूप से थक चुकी थी। ऐसे में उससे जवाब मांगना वाकई बहुत निर्दयी था। डोमिनिक ने अपने जज्बात छुपाते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, रो मत। लिया ने उसका हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाई, डोमिनिक, मेरी मदद करो, मेरी माँ को बचा लो। लेकिन डोमिनिक का चेहरा ठंडा हो गया। लिया, तुम्हारी माँ ने गलती की है,
उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसे हमेशा पता था कि सलीना को रिडल परिवार में अच्छा व्यवहार नहीं मिला, लेकिन वो सोचता था कि शायद बस माँ का प्यार नहीं मिला होगा। छोटी मोटी मुश्किलें होंगी, पर फिर भी वो उस घर की ऊंचे दर्जे वाली बेटी होगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सलीना को रिडल परिवार में इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। उसने खुद अल्बर्टो की बेरुखी देखी थी, और अब इस घटना में मॉली की निर्दयता और हठीला स्वभाव भी साफ नजर आ गया। डोमिनिक सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे लोगों के बीच पली बड़ी सलीना को कितनी कम गर्माहट मिली होगी। उसने आंखें बंद की, और उसके ज़हन में वो हमेशा खामोश चेहरा उभर आया। क्यों उसने पहले कभी महसूस नहीं किया कि वो गहरी, साफ आंखें हमेशा इतनी उदास और खाली थीं। वो सिर्फ तब चमकती थीं जब सलीना मुस्कुराती थी। लेकिन उसने क्या किया? वो हमेशा उसकी निर्दयता का इल्ज़ाम लगाता रहा। डोमिनिक के दिल में नफरत भर गई। लिया फिर से रोते हुए बोली, लेकिन अगर तुमने मेरी माँ को नहीं बचाया, तो वो जेल चली जाएगी। सलीना उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमसे नफरत करती है, वो चाहती है कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। बस। डोमिनिक ने गुस्से से चीखते हुए लिया की ओर ठंडी नज़रों से देखा। क्या सलीना ने कभी तुम्हारी माँ को नुकसान पहुँचाया? नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे छोड़ा। लिया सन्न रह गई। डोमिनिक ने कभी भी उसके लिए इतने सख्त लहजे में बात नहीं की थी, और वो भी सलीना के लिए। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, सिर हिलाते हुए बोली, डोमिनिक, वो मेरी माँ है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। डोमिनिक ने सख्ती से कहा, अगर उस दिन सलीना की किस्मत साथ न देती, तो उसके साथ क्या होता? तुम्हारी माँ जैसी औरत को जिंदगी भर जेल में रहना ही चाहिए। मॉली ने सिर्फ सलीना को नहीं, बल्कि उसकी शादी और उसके लिए मौजूद प्यार को भी बर्बाद कर दिया था। अगर वो घटना न हुई होती, तो न उसने सबके सामने अपनी शादी तोड़ी होती, न सलीना को पूरी तरह खोया होता। सलीना उससे नफरत भी नहीं करती, और न ही वो इतनी अजनबी और डरावनी बनती। ये सब वो कभी माफ नहीं कर सकता था। डोमिनिक ठंडे चेहरे के साथ मुड़ा और चला गया। लिया अपनी व्हीलचेयर पर अकेली बैठी रही, आंसू अब भी उसके पीले चेहरे पर थे। कुछ देर बाद उसने कांपते हुए एक पागलपन भरी हंसी हंसी। मॉली ने सलीना को चोट पहुंचाई थी, इसलिए डोमिनिक इतना गुस्से और बेरहम था। तो अगर उसे कभी पता चला कि सलीना को चोट पहुंचाने और उसे बर्बाद करने की असली वजह वही थी, लिया, तो वो क्या करेगा? लिया की आंखों में तिरस्कार और नफरत चमक उठी, और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किले में सलीना ऑस्वाल्डो के स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके लिए ये जगह बहुत पवित्र और वर्जित थी। उसका स्टडी, उसके बेडरूम की तरह, सबसे निजी जगह थी जहां सिर्फ सफाई करने वालों के अलावा कोई नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि स्टैनली भी कभी अंदर नहीं गया था। सलीना को यकीन नहीं था कि ऑस्वाल्डो के लिए भी ये जगह इतनी ही निजी थी या नहीं, लेकिन एक मैनेजर के लिए स्टडी में बहुत से राज होना लाजमी था। उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि जैसे ही उसकी उंगली दरवाजे को छुई, वो थोड़ा सा खुल गया। सलीना चौंक गई। उसने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ा और धीरे से सिर अंदर झांका। वहीं उसकी नज़र ऑस्वाल्डो की आंखों से मिली। ऑस्वाल्डो ने उसकी बड़ी, साफ और खूबसूरत आंखों को देखा, और होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने हाथ से कलम नीचे रखी, उसकी ओर आया, और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे अंदर ले गया। सलीना हैरान थी कि वो इतनी आसानी से अंदर आ गई। ऑस्वाल्डो ने उसकी उलझी नज़रों को देखा और हल्का सा हंसा, क्या हुआ? सलीना के लाल होंठ कांपे। मैं। ऑस्वाल्डो की गहरी काली आंखें स्याही की झील जैसी थीं। उसने सलीना की आंखों में प्रोत्साहन से देखा। हाँ। सलीना ने इत्र की रेसिपी निकाली। लेया कह रही थी कि तुम्हें ये पता है। ऑस्वाल्डो ने पहली बार सलीना को खुद उसके पास आते देखा, और बेहद खुश हुआ। उसने रेसिपी ली, एक नज़र डाली, और उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी झलकी। सलीना की आंखें चमक उठीं, और वो शर्मा गई। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही।
ऑस्वाल्डो मुस्कुराया और प्यार से उसके माथे को छुआ। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे डेस्क तक ले आया, सलीना को कुर्सी पर बैठाया और फिर का एक कागज निकालकर मेज पर रख दिया। सलीना कुर्सी पर बैठी थी और ऑस्वाल्डो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इतनी नज़दीक कि अगर वो जरा सा सिर घुमाती तो उसका चेहरा ऑस्वाल्डो के चेहरे से छू जाता। सलीना के कान गर्म हो गए, वो पीछे हटने ही वाली थी कि तभी ऑस्वाल्डो ने उसके हाथ में पेन रख दिया। इसे देखो। सलीना ने पलकें झपकाईं, समझ गई कि ये आदमी उसे सिखाना चाहता है और तुरंत रुक गई। ऑस्वाल्डो मुस्कुराया, होंठ उसके कानों के पास झुके और उसकी गहरी, मर्दाना सांस उसकी गर्दन तक सरक गई जब उसने बेहद नर्म आवाज में फुसफुसाया। सलीना ने उसकी धीमी, भारी आवाज सुनी और उसके पैर अचानक से कमजोर पड़ गए। सलीना ने खुद को संभाला, मन में उठ रहे कुछ ख्यालों को दबाया और ऑस्वाल्डो की बातों पर ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि सलीना के पैरों में कमजोरी के साथ साथ उसके होंठ सूखने लगे। यहाँ तक कि हवा में भी एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। सलीना ने झटके से आंखें बंद की, दिमाग से उन अनुपयुक्त ख्यालों को बाहर धकेला और जब फिर से आंखें खोली तो चेहरा पहले जैसा शांत हो चुका था। उसने होंठ काटे और बिटेनू की कही बातों का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया, बिना जाने कि पीछे खड़ा आदमी उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार और आकर्षण झलक रहा था। होंठों पर हल्की मुस्कान लिए उसने सिर झुकाकर उसकी गर्दन पर एक नर्म चुंबन दे दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऑस्वाल्डो के स्टडी से निकलने के बाद सलीना फूलों के कमरे में चली गई। कुछ दिन धीरे धीरे गुजर गए। इन दिनों में स्कूल जाने और कभी कभी नाटक की शूटिंग की प्रगति देखने के अलावा सलीना ने अपना सारा समय और ऊर्जा फूलों के कमरे में लगा दी। एक सुबह बारिश हो रही थी। किले के नौकर जल्दी उठकर सफाई की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें ठंडी हवा में एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे फूलों या लकड़ी की महक हो, पर वो सिर्फ एक पल के लिए रही और फिर गायब हो गई। जब उन्होंने फिर से सूंघने की कोशिश की तो कोई निशान नहीं मिला, लेकिन वो खुशबू उनकी आत्मा तक समा गई थी, मानो कोई मृग तृष्णा न हो। तुम्हें भी खुशबू आए, कितनी सुगंधित है। हाँ, मैंने भी सूंघी, बहुत अच्छी है। ये खुशबू कहाँ से आई? ये कौन सी महक है? मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। नौकरानियां जब खुशबू का स्रोत ढूंढ रही थीं, उन्होंने देखा कि एक पतली सी परछाई बगीचे की पगडंडी से धीरे धीरे चल रही है। उसके हाथ में हरे रंग की छतरी थी और उसी रंग की लंबी पोशाक का किनारा फूलों और पौधों से छूता हुआ गुजर रहा था। बगीचा हरा था और वही रंग उसकी ड्रेस का भी। उसके लंबे बाल सुबह की नमी से भीगे हुए कंधों पर बिखरे थे और उसकी गहरी, साफ आंखों में परावर्तित हो रहे थे। कुछ देर तक नौकरानियां स्तब्ध रहीं, फिर बोली, सुप्रभात मैडम। सलीना हल्के से मुस्कुराई, सुप्रभात मैडम, आप इतनी सुबह क्यों उठ गईं? एक नौकरानी ने उसके खुले टखनों को देखकर चिंता जताई, आप बीमार न हो जाएं, जल्दी से जाकर स्नान कीजिए, हम तुरंत शेफ को कहेंगे कि गरम सूप बनाकर भेजें। सलीना मुस्कुराई, चेहरा भले ही पीला था लेकिन उसकी आत्मा ताजगी से भरी हुई लग रही थी। धन्यवाद। इतना कहकर उसने छतरी उठाए और विला की ओर चल दी। सलीना के जाते ही नौकरानियों को याद आया कि वो अजीब सी खुशबू का स्रोत अब तक नहीं ढूंढ पाई थीं। लेकिन मैडम जाग चुकी थीं और वे व्यस्त हो गईं, उस बात को भूलकर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सलीना ने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाथरूम में जाकर स्नान किया, फिर बिस्तर पर लेटकर सो गई। नौकरानी सूप और नाश्ता लेकर आई, लेकिन जैसे ही वो सलीना को जगाने वाली थी, लिया बाहर निकली और सिर हिलाकर इशारा किया कि अभी उसे परेशान न करें। कल रात ऑस्वाल्डो घर नहीं लौटे थे और सलीना आधी रात तक सोई। अचानक उसे प्रेरणा मिली और वो फूलों के कमरे में चली गई, सुबह तक वापस नहीं आई। ऑस्वाल्डो की गैरमौजूदगी में और सलीना के स्वभाव को जानते हुए किसी ने भी उसे जबरदस्ती बिस्तर पर नहीं भेजा। इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन नज़दीक थी, इसलिए सलीना का चिंतित होना स्वाभाविक था।
लेकिन आज सुबह उसके चेहरे पर पिछले कुछ दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा सुकून था, जिसका मतलब था कि शायद उसका काम सफल रहा। लेया खुश होकर स्कूल में फोन कर छुट्टी मांग ली। सलीना दोपहर 12 बजे तक सोई रही। ऑस्वाल्डो की गैरमौजूदगी में उसने अकेले ही दोपहर का भोजन किया और क्लास जाने ही वाली थी कि लेया ने याद दिलाया, मैडम, दोपहर में कोर्ट सेशन है, क्या आप जाना चाहेंगी? सलीना एक पल को चौंकी, फिर याद आया कि भले ही मॉली गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन सजा अभी तय नहीं हुई थी। लिया अपनी मां को जेल जाते हुए चुपचाप देख नहीं सकती थी, वो जरूर कोई चाल चलेगी। लिया की आदतों के हिसाब से हो सकता है कुछ ऐसा हो जिससे मॉली को बरी करा दिया जाए। सलीना की आंखों में ठंडी चमक उभरी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ। तो दोपहर के खाने के बाद लेया गाड़ी लेकर सलीना को ओलंपस ग्रुप ले गई। इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन नज़दीक थी, इसलिए सलीना ने यह मामला लूक को सौंप दिया था। ओलंपस ग्रुप की लीगल टीम रवाना होने ही वाली थी कि सलीना को लेया के साथ अंदर आते देखा। उसके पैरों में हाई हील्स थी, उसने लंबी काली ड्रेस पर सफ़ेद ब्लेजर पहना था और हल्का मेकअप किया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वकीलों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये लड़की वाकई बदले की भावना रखने वाली है। जहां लिया चिंता और दुख में डूबी हुई थी, वहीं सलीना इतनी चमकदार और आकर्षक अंदाज में कोर्ट जाने निकली थी। ये रिडल परिवार के लिए अपमानजनक था। सलीना वकीलों के समूह के पास आई, उन्हें देखकर उसके लाल होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। आप सबका धन्यवाद। वकील ये सुनकर थोड़ा संकोच में पड़ गए। लेडी सलीना, आप क्यों धन्यवाद कह रही हैं? ओलंपस ग्रुप के कर्मचारी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है। इसी बीच लूक लिफ्ट से नीचे आया। उसने सुना था कि सलीना आई है और खास तौर पर देखने आया। क्या वो हाल ही में इत्र प्रतियोगिता में व्यस्त नहीं थी? तो अब रिडल परिवार के तमाशे में शामिल होने का वक्त कैसे मिल गया? जैसे ही उसने सलीना के आत्मविश्वासी चेहरे को देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि शायद उसकी सारी परेशानियां अब हल हो चुकी हैं और अब उसके पास रिडल परिवार को परेशान करने का समय था। लूक को सलीना का ये स्वभाव बेहद दिलचस्प लगता था। जब वो व्यस्त होती तो रिडल परिवार की परवाह तक नहीं करती, लेकिन जब उसका मूड खराब होता या रिडल परिवार उसे तंग करता, तब वो पूरी तरह उन पर टूट पड़ती। वो कभी भी इतनी उदार नहीं थी कि रिडल परिवार को माफ कर दे, क्योंकि उसकी हर हरकत लिया को निशाना बनाती थी। पिछली बार जनमत वाले मामले में सलीना ने साफ कहा था कि उसका अपमान हुआ है। आखिर में ऑस्वाल्डो ने दखल देकर समस्या सुलझाई, लेकिन सलीना खुद सामने तक नहीं आई। उसे तो ये तक नहीं पता था कि लियोन ने उसे बचाने के लिए जानबूझकर कदम उठाया था। बेशक अगर ऑस्वाल्डो ने इसका जिक्र नहीं किया तो लूक भी सलीना को राजधानी से जुड़े रिडल परिवार के मामले नहीं बताएगा। उसने जेब में हाथ डाले मुस्कुराते हुए कहा, लेडी सलीना, आपने वादा किया है, अब पीछे मत हटना। सलीना की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह चमकती मुस्कान लिए हाई हील्स पर चलते हुए बाहर निकली। मैं उन सबको सबक सिखाती हूँ जो मुझ पर शक करते हैं। लूक मुस्कुराया, अपनी जेब से सिगरेट निकाली और पीछे खड़े वकीलों की टीम से बोला, लेडी सलीना की इज्जत को ठेस पहुंची है, उनके दिल में गुस्सा है और अब तक निकाल नहीं पाई हैं। तो अगर तुम लोग ये केस हार गए। एलीट वकीलों का पूरा समूह कांप गया और तुरंत बोला, चिंता मत कीजिए मिस्टर जॉर्डन, हम वादा करते हैं कि काम पूरा करेंगे। सलीना ने अपना गुस्सा दिल में दबा लिया। अगर ये वकील केस हारते हैं और उसे खुद लिया को सबक सिखाना पड़ा, तो फिर ये वकील भी उसके साथ ही साफ कर दिए जाएंगे, यही सोचते रहे। एलीट वकीलों का एक जत्था सलीना के पीछे पीछे बाहर निकल गया। लूक ने सलीना की पीठ को देखा, सिगरेट जलाई, होठों से दबाए और मुस्कुराया। अगर कभी ऐसा हो कि वो इतनी ताकतवर औरत को काबू ना कर पाए, तो मजा आएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अदालत का प्रवेश द्वार। रिडल परिवार की कार आकर रुकी और डोमिनिक उतरा। उसने लिया को व्हीलचेयर पर बैठाया, फिर अपने सहायक से छाता लिया और उसके ऊपर तान दिया। हालांकि वह मॉली को नहीं बचाएगा,
पर लिया को अकेला सहते देखना भी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, खास तौर पर तब जब लिया इतनी घायल थी कि चल भी नहीं पा रही थी। चैपमैन परिवार भी लिया के साथ आ गया। मॉली उनके लिए पैसे कमाने का जरिया थी। सलीना उन पर कर्ज वसूलने के पीछे पड़ी हुई थी। चैपमैन परिवार की हर कीमती चीज कर्ज के बदले चली गई और अब वे उसी हालत में लौट आए जैसे उनके पास कुछ भी नहीं था। मॉली उनके रोने धोने से परेशान हो गई थी और उन्हें कुछ पैसे देने का वादा किया था, मगर पैसा आने से पहले ही ये कांड हो गया। अगर मिसेस रिडल सच में जेल चली गई तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चैपमैन परिवार लिया से भी ज्यादा बेचैन था। टिमोथी चैपमैन ने घबराते हुए पूछा, लिया, क्या तुम पक्के हो कि जो वकील तुमने रखा है वो भरोसेमंद है और तुम्हारी मां को जरूर बरी करवा देगा? लिया के होंठ सफेद पड़ गए, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो थकी हारी और असहाय लग रही थी। बरी? लिया ने ताना मारते हुए मुस्कुराए। चाचा, क्या आपको लगता है कि कानून बच्चों का खेल है? टिमोथी ने नाराज होकर कहा। लेकिन सलीना को किसी भी हाल में तुम्हारी माँ को माँ कहना चाहिए। उसने अपने पिता को इतना नाराज किया कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और अब अपनी ही माँ को अदालत में घसीट लाई। वो ऐसा कैसे कर सकती है? डोमिनिक ने चैपमैन परिवार को घृणा से देखा। लिया को आराम चाहिए, तुम लोग उसे तंग मत करो। जैसे ही उसने ये कहा, टिमोथी ने उसकी तरफ भाला तान दिया और सवाल दागा। ठीक है, हम लिया को छोड़ देंगे, लेकिन तुम लिया को पसंद करते हो और शादी की भी बात की थी। फिर जब उसकी माँ मुसीबत में है तो तुम मदद क्यों नहीं कर रहे और तमाशा देख रहे हो? क्या अब भी तुम्हारे मन में सलीना है और लिया को धोखा देना चाहते हो? डोमिनिक की आंखों में ठंडक सी चमक उठी, मानो उसका मन पढ़ लिया गया हो। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? टिमोथी हंगामा करने ही वाला था कि लिया रोके हुए स्वर में बोली, बस करो चाचा, गलती तो मेरी माँ की ही थी। वही सलीना के साथ अन्याय कर बैठी, उसे सजा मिलनी चाहिए। टिमोथी ने लिया की तरफ उंगली उठाए और डोमिनिक से कहा, देखा, मेरी भतीजी कितनी समझदार, कोमल और नेकदिल है। सलीना जैसी कैसे नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने लिया को ठुकराया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डोमिनिक का चेहरा और गहरा हो गया। अगर उसका पालन पोषण अच्छा न हुआ होता तो शायद वह इस वक्त इतना शांत नहीं रहता। लिया ने उसकी आस्तीन पकड़ी और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से ब्रेक लगने की आवाज आई। इस समय यहाँ सिर्फ वही आ सकते हैं। लिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, उसने सिर उठाया और घूर कर देखा। काले रंग की कई कारें आकर रुकीं। सबसे आगे वाली कार से लिया उतरी, ड्राइवर की सीट से निकली, छाता खोला, पीछे का दरवाजा खोला और फिर ऊंची एड़ी के जूते नजर आए। बारिश की हल्की फुहारों में लिया की नज़र के सामने एक शख्स प्रकट हुआ। वो चेहरा सबसे नापसंद, सबसे घृणित था और उसके लाल होठों पर खिली मुस्कान उसकी अपनी पीली, थकी हालत के ठीक उलट बेहद खलने वाली थी। लिया ने अपनी हथेलियां जोर से भींच ली, मन ही मन सलीना से नफरत करते हुए। ये औरत जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही है। बिना देखे ही उसे पता था कि डोमिनिक की नज़र पहले ही सलीना पर टिक चुकी है और अब उसमें उसकी कोई परछाई तक नहीं दिख रही। यहाँ तक कि चैपमैन परिवार के लोग, जो अभी तक उसका पक्ष ले रहे थे, सलीना को इतने रौबदार रूप में देखकर चुप पड़ गए, एक शब्द बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। सलीना ने मानो उसकी नज़र महसूस की और हल्की सी मुस्कुराए, आंखों में व्यंग्य की चमक थी। बारिश और धुंध के पार लिया ने साफ देखा। सलीना की नज़रों में लिखा था, तुम हार चुकी हो, देखो अपनी हालत, तुम मुझसे कैसे टक्कर लोगी। लिया की आंखों में घिनौनी चमक दौड़ गई, उसने दांत भींचे। वो हारी नहीं, वो कभी सलीना से नहीं हारेगी। लिया ने सलीना को घूरा, चेहरे पर घमंडी और चुनौतीपूर्ण मुस्कान आई। उसने होठों को हिलाकर चुपचाप सलीना से कहा, सलीना, हारने वाली तुम हो। सलीना ने उसकी आंखों की घृणा देखी और मुस्कुरा दी। लिया झुंझलाई हुई बोली, मैडम, ये औरत वाकई बहुत परेशान करती है। मुझे इजाज़त दो, मैं इसे खत्म कर दूं।
लिया किसी चिपके हुए सीप की तरह थी, जो सलीना से अलग ही नहीं होती, हर मोड़ पर उसे निशाना बनाती। लिया को समझ ही नहीं आता था कि उसे आखिर सलीना से इतनी नफरत और जलन कहाँ से मिली कि उसने आधी जिंदगी बस उसके खिलाफ लड़ने और उसकी चीजें छीनने में झोंक दी। अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। इस हालात में भी बस सलीना से टकराने की सोच रही थी। सलीना हल्का सा मुस्कुराए। लिया तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके पास कुछ भी बचा नहीं रहेगा। सलीना से टकराना उसकी सनक बन चुका था। बचपन से ही वो सलीना की हर चीज छीनने की ठान चुकी थी और सालों तक मनमानी करती रही। मीठा स्वाद चख चुकी थी और अब जब हालात पलटे तो वो ये बड़ी हार बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। खास तौर पर जब वो देखती कि सलीना दिन ब दिन और बेहतर और सम्मानित होती जा रही है, उससे और दूर निकलती जा रही है, तो उसके भीतर की असंतुलन की आग जलन में बदल जाती और उसे सलीना को किसी भी हाल में बर्बाद करने की चाह जगाती। वो कभी हार नहीं मानेगी। बेशक जिस दिन सलीना की मौत हुई, उसी दिन से उसके पास हार मानने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। सलीना ने होठों पर हल्की मुस्कान लाए, लिया की छेड़खानी को नजरअंदाज करते हुए और अपने लोगों के साथ अदालत के द्वार की ओर बढ़ गई। वो सच में देखना चाहती थी कि आज लिया किस तरह काला को सफेद साबित करके मौली को बचाने की कोशिश करती है। सलीना को चलते देख लिया ने एक तरफ नजर डाली। वहां खड़े आदमी ने उसकी नजर को पकड़ा, आंखों में चमक आई और वह आगे बढ़कर सलीना को रोकते हुए बोला, जरा ठहरिए लेडी सलीना। ये रहा अनुवाद। आधुनिक हिंदी में सभी नाम अंग्रेजी में रखे गए हैं और नोवेल ड्रामा हटा दिया गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सलीना ने उस आदमी की ओर देखा जिसने उसे रोका था और भौं उठाकर पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने अपने हाथ में दस्तावेज पकड़े, दाहिना हाथ सलीना की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, लेडी सलीना, आप कैसी हैं? मैं मिस लिया का डिफेंस लॉयर हूँ। मेरा नाम बाइसन रेनल्ड है। बाइसन रेनल्ड का नाम सुनकर सलीना के पीछे खड़े वकील हैरान रह गए। सलीना ने उसके हाथ को देखा और उसकी आंखों में हल्की चमक आई। उनके चारों ओर जमा भीड़, जो खासतौर पर तमाशा देखने आई थी, उसी पल सलीना की ओर देख रही थी। अगर वह बाइसन से हाथ मिलाने से मना करती तो ये सबके सामने उसकी बदतमीजी समझी जाती। आखिरकार बाइसन उससे बहुत दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था, उसमें कोई दबंगई नहीं थी। सलीना की लंबी पलकों ने झपकते हुए उड़ान भरी और उसने बाइसन की चालाक आंखों की ओर बेपरवाही से देखते हुए थोड़ी उठाए और घमंड से कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कोर्ट में जज और मेरे वकील से कहो, यहाँ रास्ता रोकने का क्या मतलब है? उसकी आंखों में तिरस्कार उभरा और उसने हल्की सी नाक भान सिकोड़ी, हटो रास्ते से। बाइसन थोड़ी देर के लिए ठिठक गया, मानो उसे उम्मीद नहीं थी कि सलीना इतनी अहंकारी होगी, वह भी भीड़ के सामने। लेकिन उसने हाथ पीछे खींच लिया और रास्ते से नहीं हटा। वह सलीना को देखकर गंभीरता से बोला, लेडी सलीना, कोर्ट में जाने से पहले मैं आपसे एक बार पक्का करना चाहता हूं कि क्या इस मामले में वाकई कोई निजी समझौते की गुंजाइश नहीं है। सलीना की आंखों में अंधेरा सा उतर आया। उसके पीछे खड़े ओलिम्पस ग्रुप के वकील ने फुसफुसाते हुए कहा, लेडी सलीना, सावधान रहना, ये बाइसन वकीलों की दुनिया में बहुत मशहूर है। उसने पहले एक रेप केस पलट दिया था, बलात्कारी को छुड़ा लिया था। पीड़िता ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। जितना पैसा दो, उतना ये केस पलट देता है। सलीना की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वो शुरू में इस आदमी को अनदेखा करना चाहती थी, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने हल्का सा सिर झुकाया और उसके लाल नाजुक होंठ हल्की मुस्कान में मुड़े, जैसे कोई रानी सिंहासन पर बैठी हो। तो बताओ, प्राइवेट कैसे? बाइसन ने उसकी मुस्कुराती आंखों में देखा और अनजाने ही दबाव महसूस किया। उसकी आंखों में चालाकी चमकी। लेडी सलीना, मैंने आपके और आरोपी के रिश्ते को अच्छी तरह समझा है। असल में आप दोनों परिवार हैं। वह आपकी माँ जैसी हैं। 2 महीने पहले तक आप सब बहुत खुशहाल परिवार थे, लेकिन इस घटना ने विवाद बढ़ा दिया और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया।
सलीना हल्का हंसी, स्वर में गहरी हकारत थी। तो बाइसन ने अपने चश्मे को ठीक किया। तो क्यों न इस समस्या का हल बेहतर तरीके से निकाला जाए। मैंने मिसेस रिडल से मुलाकात की है, उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा है। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं, पर आपने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। सलीना की काली आंखों में हल्की हंसी तैर रही थी और वह बाइसन को आगे बोलने का इंतजार कर रही थी। बाइसन गंभीर स्वर में बोला, लेडी सलीना, चाहे मौली ने आपके साथ कितनी भी गलती की हो, लेकिन उन्होंने आपको 10 साल से ज्यादा पाला पोसा है। यह उपकार झूठा नहीं हो सकता। सिर्फ इसी उपकार के लिए क्या आप उन्हें एक मौका नहीं दे सकती? असल में आप बैठकर शांतिपूर्वक बात कर सकती हैं और ऐसा हल निकाल सकती हैं जिससे सब संतुष्ट हों। कोर्ट जाने से यह रास्ता बेहतर नहीं है। सलीना ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और थोड़ी उठाई। उसका चेहरा ठंडा और घमंडी था। मैं तुम्हें 10 मिनट देती हूँ, अपनी लंबी चौड़ी बातें पूरी कर लो। बाइसन की आंखों में अंधेरा छा गया। वह सलीना को देखते हुए तीखे सवालिया अंदाज में बोला, लेडी सलीना, क्या आपने सोचा है कि अगर आप आज अपनी मां को जेल भेज देती हैं तो आगे क्या होगा? आपके पिता पहले से ही गंभीर बीमार हैं और अस्पताल में हैं। आपकी बहन गंभीर चोटों के साथ व्हीलचेयर पर अकेली बैठी अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रही है। आपकी मां जेल में आंसुओं से भरी हैं। शहर के लोग आपके रिडल परिवार का तमाशा देख रहे हैं। क्या सचमुच आप यही देखना चाहती हैं कि जो परिवार कभी खुशहाल था, वह अब टुकड़ों में बिखर गया है? और अपनी मां को जेल भेजकर जिसने आपको पाला, भले ही आप पीड़ित हैं और आपके पास ताकत है, लोग फिर भी आपको तंगदिल कहेंगे। लेडी सलीना, आप अभी जवान हैं, आपको इस दुनिया की कठोरता का अंदाज़ा नहीं है। मेरी सलाह मानिए, इस दुनिया में एक लड़की सिर्फ अपने माता पिता पर ही भरोसा कर सकती है। वही सचमुच आपके लिए सोचते हैं। मर्द और प्यार, सब किसी न किसी स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब आपके पास कोई मूल्य नहीं रहेगा, मर्द आपको तुरंत छोड़ देंगे। आपकी माँ, बहन और पिता अपनी गलती मान चुके हैं, पछता चुके हैं और कसम खा चुके हैं कि आगे आपको अच्छा व्यवहार देंगे। सलीना कुछ बोलती, उससे पहले ही बाइसन लगातार बोलता चला गया। माफ करना एक महान गुण है। अगर आप अपनी माँ को आज माफ कर देंगी, तो न सिर्फ आपको उदार और विशाल दिल का सम्मान मिलेगा, बल्कि एक पूरा परिवार और उनका प्यार भी मिलेगा। लेकिन अगर आप जिद पर अड़ी रहीं और इस मामले को दबाव से निपटाना चाहा, तो आप तंगादिल, स्वार्थी और निर्दयी कहलाएंगी और आगे चलकर दुख सिर्फ आपको ही झेलना पड़ेगा। आपको दिल बड़ा रखना चाहिए। सोचिए, वो 10 साल से आपकी सौतेली माँ है। सिर्फ अपनी नाराजगी की वजह से सबको दुख में क्यों डुबोना? आपको सहनशील और क्षमाशील होना सीखना चाहिए, तभी असली खुशी मिल सकती है। क्या ये बेहतर नहीं कि थोड़ी देर की नफरत छोड़कर प्यार और खुशियों से भरे भविष्य को गले लगाएं? उसकी उकसाने वाली बातें सुनकर कुछ लोगों ने सोचा कि वह सही कह रहा है और फुसफुसाने लगे। सही है, आखिर परिवार ही है। अब टूटकर बिखर गया है, ये सचमुच दुखद है। हाँ, इंसान को परिवार चाहिए। अकेला इंसान बहुत बेचारगी महसूस करता है। सलीना की माँ चली गईं और पिता ही उनका सहारा थे। अगर रिडल परिवार सुधरकर सलीना को मुआवजा दे दे, तो माफ करना सचमुच कोर्ट से बेहतर है। मैंने भी 2 महीने पहले रिडल परिवार की खबरें पढ़ी थीं। पहले कितना खुशहाल परिवार था और अब ये हाल है। बाइसन ने जो कहा, उससे मुझे भी अजीब सा दर्द हुआ। सलीना ने चारों ओर से आती फुसफुसाहट सुनी और ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी आंखों में बर्फीली तिरस्कार झलक रही थी। किसी ने मुझसे कहा था कि बाइसन काले को सफ़ेद और मरे हुए को जिंदा बना सकता है। बस उसे पर्याप्त पैसे मिल जाएं, तो किसी को मरने पर मजबूर करना उसके लिए बच्चों का खेल है। पहले मैं इस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया। स्पष्ट रूप से मैं पीड़िता हूँ, लेकिन बाइसन की जुबान में सब मेरी ही गलती है कि मैं पर्याप्त विनम्र नहीं, पर्याप्त आज्ञाकारी नहीं, पर्याप्त नीची नहीं, पर्याप्त सहनशील नहीं, पर्याप्त उदार नहीं। इसी वजह से परिवार का रिश्ता टूट गया। मिसेस
रिडल को माफ करना चाहिए, मिस्टर। रिडल बेचारे हैं, लिया मासूम है, सब बरी कर दिए जाएं, और दोषी सिर्फ मैं हूँ। जन्म से ही मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं, मुझे बस चुप रहना चाहिए और दबकर एक बेचारी बनकर सबकी मार झेलनी चाहिए। बाइसन का चेहरा हल्का सा अकड़ गया। लेडी सलीना, आप गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कहा नहीं और मेरा मतलब भी यह नहीं था। तो तुम्हारा मतलब क्या है? सलीना ने व्यंग्य से पूछा। उसकी आंखों में अचानक सख्ती उतर आई और वह अचानक बाइसन के करीब आ गई। क्या तुम वह थे जिन्हें अपने पिता की रखेल से अपनी जन्मदात्री मां से छीना गया था? क्या तुम वह थे जिनकी मंगेतर को अपनी ही बहन ने छीन लिया? क्या तुम वह थे जिन्हें पिता की रखेल ने 20 साल तक सताया और ठुकराया? क्या तुम वह थे जिन्हें अपने ही पिता ने पागलखाने भेज दिया? क्या तुम वह थे जिन्हें मानसिक हिंसा से डिप्रेशन तक पहुंचा दिया गया? क्या तुम वह थे जिनकी मां की कंपनी छीन ली गई? क्या तुम वह थे जिन्हें गुंडों ने घेर कर लगभग जान से मार ही दिया होता? जब बाइसन ने उन ठंडी, चमकती आंखों में देखा तो वह अनजाने ही एक कदम पीछे हट गया और सलीना के लिए रास्ता छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, उसे एहसास हुआ कि उसने पीछे हटकर कमजोरी दिखाई है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सलीना ठंडी हंसी हंसी, उसकी आंखें और भी ठंडी और आक्रामक हो गईं। दूसरों का दर्द झेले बिना दूसरों को भला बनने की नसीहत मत दो, यही सबसे बुनियादी सच है। उसने बाइसन के पीले चेहरे को देखते हुए तिरस्कार से हंसकर कहा, क्या अब भी तुम मुझसे नैतिकता की बातें करने आए हो? ओलिम्पस ग्रुप के वकील श्रद्धा से देखते रह गए। उन्हें पहले से पता था कि लेडी सलीना जबान की तेज है, लेकिन जब भी वह किसी को यूं ध्वस्त करती तो उन्हें बेहद संतोष होता। बाइसन को साफ समझ आ गया कि सलीना उन औरतों जैसी नहीं है जिनसे वह पहले मिला था। उसके पास पृष्ठभूमि है, वह लाड़ प्यार में पली है, दबंग है और बदनामी से नहीं डरती। ऐसे शब्दों से उसे केस छोड़ने के लिए धमकाना नामुमकिन था, तो उसने हार मान ली और चुप हो गया। बाइसन पर वार करने के बाद सलीना ने उस भीड़ की ओर देखा जो पहले बातें कर रही थी, और हल्की हंसी के साथ बोली, जो लोग मेरी परवाह करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ वही परिवार कहलाने के लायक हैं। जो परिवार गलतियां करता है, उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन जिस तथाकथित परिवार ने कभी मेरी परवाह ही नहीं की, उन्होंने मुझे बस चोट और उदासीनता दी और कुछ नहीं। वे मेरे परिवार कहलाने के लायक ही नहीं, तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भीड़ में पहले बोलने वालों के चेहरे लाल हो गए। एक युवा लड़की ने सफाई दी, लेडी सलीना, हमें पता है कि रिडल परिवार बहुत बुरा है, हमारा और कोई मतलब नहीं था। बस आप अकेली हैं, इसलिए हमें आपके लिए दुख महसूस होता है। इतनी सुंदर लड़की अगर सामान्य परिवार में पैदा होती, तो वह भी लाड़ प्यार और सुरक्षा पाती। सलीना 19 साल की है, लेकिन कभी परिवार का स्नेह नहीं पाया और इतना दर्द सहा है। ये सचमुच दुखद है। सलीना हल्का मुस्कुराई। असली सलीना शायद अकेली होती, लेकिन वह नहीं। उसका अपना परिवार है, अपने लक्ष्य और अपनी आशाएं हैं। कई लोग उसकी रक्षा करते हैं और उसकी परवाह करते हैं, इसलिए उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। लोग अकेले इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। और जो कुछ भी मैं चाहती हूँ, वह मैं खुद हासिल कर लूंगी। इसलिए मैं अकेली नहीं हूँ। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी काली आंखें उठाईं और लिया की ओर देखा, जो अब भी सीढ़ियों पर बारिश में बैठी थी। उसकी आंखों में हल्का व्यंग्य चमका और उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान उभरी। आखिरकार, मैं अब ऐसी औरत हूँ जिसकी बराबरी लिया कभी नहीं कर सकती। लिया ने सलीना के नाजुक और खूबसूरत चेहरे को देखा और उसकी आंखों में जहर भर आया। सलीना ने सफलतापूर्वक लिया को कुचल दिया, फिर हल्की हंसी के साथ कोर्ट की ओर कदम बढ़ाए। लिया ने हाथ उठाकर लिया की डिफेंस टीम को धक्का दिया। लकड़ी के खंभों की तरह रास्ता रोककर खड़े हो, दिखता नहीं लेडी सलीना का रास्ता रोक रहे हो। वो युवा महिला घमंड से सारे खंभे साफ करती गई और सलीना ओलिम्पस ग्रुप की लीगल टीम के साथ बिना रोके कोर्ट के भीतर चली गई।
उसके जाने के बाद ही डोमिनिक की नज़रें वापस लौटी और तभी उसे याद आया कि लिया अब भी बारिश में बैठी है। उसकी आंखों में शर्म झलक उठी। लिया, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। लिया ने उसका हाथ झटक दिया, उसका चेहरा पीला था। उसने कहा, कोर्ट का समय आ रहा है, अरोरा, मुझे ऊपर ले चलो। अरोरा, जो पास खड़ी थी, आगे बढ़ी और लिया की व्हीलचेयर धकेलकर कोर्ट के भीतर ले गई। टिमोथी ने अब बोलने की हिम्मत की और डोमिनिक पर घूरकर बोला, मिस्टर वॉल्सन, आप लिया से शादी नहीं करना चाहते, है न? उसके सामने भी आपकी आंखें सलीना पर टिकी रहती हैं। आप चाहते हैं कि वह क्या सोचे? डोमिनिक का मूड पहले से खराब था और बार बार उकसाए जाने पर उसने टिमोथी को ठंडी नज़र डाली। लेकिन ये सोचकर कि वह लिया का चाचा है, अंत में उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप भीतर चला गया। ... कोर्ट के अंदर पहुंचकर सलीना ने आगे की सीट पर जगह ली, पैर क्रॉस करके मुकदमे की बारीकियों पर गौर करने लगी। ये ज्ञान का ऐसा क्षेत्र था जिससे वह पहले कभी नहीं गुजरी थी। लेकिन लिया भी राजधानी से कोई बड़ा नामी वकील नहीं ला सकती थी। वह सिर्फ इज़ाबेल थी जो क्राइस्ट के भरोसे आई थी। ये दोनों औरतें सच में एक जैसी थीं, और अब क्राइस्ट खुद शामिल हो गया था। अपना पुराना इरादा याद करके सलीना ने पूछा, लिया, राजधानी में पूल परिवार की ताकत मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? लिया ने पलकें झपकाईं। पूल परिवार ऑडिटोरियम के प्रभारी हैं और ज्यादातर लोग वहीं उनके परिवार से जुड़े हैं। अगर दूसरे परिवारों के लोग अंदर आ भी जाएं, तो भी पूल परिवार की मंजूरी के बिना उन्हें कोई अहम पद नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ धीमी हो गई और उसने धीरे से कहा, लेकिन मैडम, क्राइस्ट की मुख्य ताकत ऑडिटोरियम पर निर्भर नहीं करती। वह यंग मास्टर की तरह अंडरवर्ल्ड में। यहाँ तक बोलकर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है और तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया। सलीना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अंडरवर्ल्ड, वो क्या है? लिया ठंडे पसीने से भर गई। ऑस्वाल्डो की अभी की स्थिति सलीना के दिल में सोचकर उसके दिमाग में एक चमकती हुई सूझ आई। परिवार की ताकतों को छोड़ देना चाहिए, उनका अपना कारोबार है, जैसे कपड़े बेचना या वैसा कुछ। यंग मास्टर कपड़े बहुत अच्छे बेचता है, उद्योग में सबसे ऊपर है। सलीना ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। ऑस्वाल्डो कपड़े बेचता है? सलीना को हमेशा कुछ न कुछ अजीब सा लगता था, पर लिया ने जो आत्मविश्वास के साथ कहा था, उसे सुनकर वह थोड़ी देर के लिए यह बता नहीं पा रही थी कि असल में क्या गलत है। लिया फिर भी ठंडे पसीने में थी। वह जानती थी कि सलीना को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है और डर था कि वह कुछ भांप न ले। अगर उसने हिम यंग मास्टर की असल पहचान उजागर कर दी और सलीना के दिल में उसके जेंटलमैन इमेज पर असर पड़ा, तो उसकी मौत बेहद बदहाल तरीके से हो सकती थी। लिया ने अपनी आंखें पलकों के पास फड़फड़ाईं। यंग मास्टर सिर्फ कपड़े नहीं बेचते, वो हीरे भी बेचते हैं। मैडम, अगर आपको कोई हीरा चाहिए तो बस यंग मास्टर से कह दीजिए, जैसा बड़ा चाहिए वैसा मिल जाएगा। सलीना ने मान लिया। आखिरकार महल में हर हफ्ते जो ज्वेलरी बदलती रहती थी, उसे देखकर यकीन हो जाना स्वाभाविक था। उसने पहले बटलर से कहा था कि वह उन चीज़ों को नहीं पहनती, इसलिए हर हफ्ते नया आभूषण खरीदने के लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है। बटलर ने हंसकर उसको आश्वस्त किया था और कहा था कि अगर वह पहनना ही नहीं चाहती तो मज़े के लिए फेंक भी सकती है। अगर ऑस्वाल्डो ज्वेलर है तो सब कुछ सहज बैठ जाता है। जब सलीना ने उस पर विश्वास किया, तो लिया ने राहत की सांस ली और विषय बदल दिया। यंग मास्टर कपड़े और हीरे बेचते हैं, पर वो क्राइस्ट है जो अंडरग्राउंड जुआघर और बॉक्सिंग रिंग चलाता है, काला धन कमाता है और बहुत खतरनाक है। आपको उस आदमी से दूर रहना चाहिए। क्राइस्ट ने अब सलीना पर भी नजरें गड़ा दी थीं। भले ही उसने अभी कुछ किया न हो, कौन गारंटी देगा कि वो भविष्य में कुछ नहीं करेगा। वो एक परेशानी वाला इंसान था। अगर उसने सचमुच सलीना पर नजर रखी तो ऑस्वाल्डो उसे मार डालते। ऑस्वाल्डो की उस असामान्य पैराजोनिक प्रवृत्ति को सोचकर लिया की चौंक उठी। सलीना ने अपनी आंखें थोड़ी चिढ़ाकर संकुचित की और लिया की बात के सुरों पर ध्यान दिया। क्राइस्ट सिर्फ इंस्पेक्टर का मुखिया ही नहीं था,
उसकी अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में इतनी बड़ी पकड़ थी। इज़ाबेल के ड्रग तस्करी के एक आरोप से उसकी बदनामी जरूर हो सकती थी, पर उसे गिराने के लिए ये काफी नहीं था। सलीना ने आह भरी। राजधानी के सारे लोग वाकई कड़े किस्म के थे। क्राइस्ट को खत्म करने में बहुत समय लगेगा, और सबसे ज्यादा कमी जो उसे थी वो था समय। लेया ने जैसे ही देखा कि सलीना उदास सी मुड़ रही है, नर्म आवाज में पूछ बैठी, मैडम क्या बात है? सलीना ने सिर हिलाया, ठीक है। लेया उसकी साफ आंखों में झांकी और हौले से इल्जाम की तरह फुसफुसाए, अगर आपको मदद चाहिए तो यंग मास्टर से कह दीजिए, वो आपके पति हैं। ऑस्वाल्डो ने सलीना की बदनामी के मामलों में ही कभी कदम बढ़ाया था, पर अब तक सलीना कुछ असहज सी लग रही थी। लेया उसकी उलझन और सतर्कता महसूस कर पा रही थी। सलीना वाकई दूसरों पर निर्भर होने की आदत नहीं रखती। उसके सभी काम, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमेशा अपने हाथ से सुलझते आए हैं। भले ही सामने आए तूफान कितनी भी तेज हो, वह हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती है। सलीना को किसी और पर केस छोड़कर सहज नहीं लगता। ऐसी प्रकृति सिर्फ यही बताती है कि उसे अपने आसपास की चीजों को लेकर असुरक्षा है। शायद ऑस्वाल्डो ने भी यह महसूस कर लिया था, इसलिए उसने कभी उसे दबाव में नहीं डाला, बस खुद को उसके जीवन के पलों में सजाने का काम किया। दुर्भाग्य से सलीना को ये ध्यान भरी परवाह महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता था उसने पहले ही ठान लिया था कि वो भविष्य में उसे छोड़ देगी। सलीना ने लड़की की फटकार सुनी और मुस्कुरा दी, मैं बस यही सोच रही थी कि अगर मैंने इज़ाबेल को ठीक करने की कोशिश की तो क्राइस्ट मुझे कुत्ते की तरह काट डालेगा, और अगर मैं आपके यंग मास्टर को इसमें घसीटती हूँ तो उसकी भी हानि हो सकती है। वो निकल सकती थी, पर बाद की कठिनाइयां ऑस्वाल्डो पर छोड़ना वह नहीं चाहती थी। इसलिए भले ही अनिच्छा हो, उसने क्राइस्ट और इज़ाबेल से बदला लेने का विचार त्याग दिया। खुशकिस्मती यह है कि ऑस्वाल्डो के पास इससे पहले हैटी की ताकत है और लियोन उसकी रक्षा करेगा। लेया ने गाल फुलाए, आप पति और पत्नी हैं, एक दूसरे को गिराना सही नहीं है। यंग मास्टर आदमी है और पत्नी की मदद करने की जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए, उसे गिराया नहीं जाना चाहिए। खासकर क्योंकि सलीना ने खुद उसे इस मामले में घसीटा था। ऑस्वाल्डो इससे खुश भी हो सकते थे। ये सुनकर सलीना मुस्कुराई, फिर थोड़ी उठाई, मिसेस रिडल बाहर आई हैं। लेया ने झांका और देखा कि मॉली 2 जेल कर्मियों के साथ बाहर आ रही है। वह जेल के कपड़े पहने थी, बाल खुले हुए थे। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा काफी थका सा दिख रहा था और आंखों के पास झुर्रियां नजर आ रही थीं। अचरज की बात ये थी कि बाहर आते ही उसने पहले लेया की तरफ नहीं देखा बल्कि सलीना के पैरों के पास घुटने टेक दिए और दुख से रोते हुए बोली, सलीना, मैंने इतना बुरा किया, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। उसने हाथ उठाया और अपने ही चेहरे पर तमाचा मारना शुरू कर दिया। एक थप्पड़ के बाद दूसरा बिना किसी हिचक के वह खुद के चेहरे पर मार रही थी, और अगर किसी ने मॉली की स्वभाव को न देखा होता तो सलीना लगभग सोच लेती कि वह सच्ची पछतावे में है। सलीना शालीनता से पांव क्रोस कर बैठी रही, कुछ नहीं बोली, बस मॉली को घुटने टेकने और खुद पर थप्पड़ मारने दिया। कमरे में मौजूद लोगों की निगाहें उस दृश्य पर टिक गईं। मॉली को इस हालत में देखकर सबने सिसकियां भरीं। हाय, उसने ये सब पहले ही क्यों किया? उसको मिलना चाहिए था, उसे सोचना चाहिए था कि एक दिन वही सलीना की शिकार बनेगी। जैसा कर्म वैसा फल। मॉली वाकई रोक नहीं रही थी, उसका चेहरा सूज गया था और कुछ जवान लड़कियों के लिए इसे सहना मुश्किल था। सलीना हालांकि उदासीन बनी रही, उसने एक हाथ से थोड़ी सहारा दी और मॉली के आत्मा प्रयत्न को ठंडी कटाक्ष भरी आंखों से देखा। माँ, पीछे से अचानक एक आवाज आई और अरोरा ने लिया को घसीटकर अंदर लाया। लिया ने अपनी मां को देखा तो आंखों में तुरंत आंसू भर आए और वह अपनी व्हीलचेयर में सरकती हुई दर्द भरे भाव के साथ मॉली के पास झुक गई। उसके हाथ और पैर घायल थे, इसलिए वह केवल मॉली के पास घुटने टेक सकती थी। उसने मां को गले लगा लिया, चेहरा पीला, सलीना की तरफ देखकर आंसुओं के साथ बोली, सलीना, मुझ पर मारो, मेरी मां को तकलीफ मत दो। उसने मेरे लिए किया था, अगर आप गुस्सा हैं तो मुझ पर आ जाओ।
मॉली अपनी प्यारी बेटी को सलीना के लिए घुटनों पर झुके देख नहीं पा रही थी। उसने लिया का हाथ पकड़ा और उसे वापस व्हीलचेयर में बैठाने की कोशिश करते हुए घबराहट में बोली, लिया, मुझे घुटनों पर बैठने के लिए सलीना ने मजबूर नहीं किया, ये तो मैं खुद उसके लिए अफसोस महसूस कर रही थी, इसलिए उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। तुम घायल हो, इसे छोड़ दो, वापस जाकर बैठ जाओ। वकील, जिसे लिया ने ढूंढा था, ने कहा था कि इस समय उसकी माफ़ी जितनी सच्ची लगेगी, सज़ा से बचने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए, भले ही वह सलीना से नफरत करती थी, उसे मजबूरी में यहीं घुटनों पर गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ी, जज के सामने नाटक करना पड़ा। लिया ने अपना घायल शरीर घसीटा और मिसेस रिडल के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने सलीना की स्कर्ट का कोना पकड़ते हुए ईमानदारी से कहा, सलीना, भले ही मेरी माँ तुम्हारी असली माँ नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी गोद ली हुई माँ है। हम 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक एक परिवार की तरह साथ रहे हैं। भले ही वो तुम्हारी असली माँ जैसी न हो, पर हमारे बीच रिश्ते तो हैं। क्या तुम वाकई ये देख सकती हो कि यह परिवार पूरी तरह बिखर जाए? वह रोई, उसका कोमल चेहरा पछतावे और मिन्नतों से भरा हुआ था। सलीना, माँ को माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगी। मुझे डोमिनिक नहीं चाहिए, मुझे कंपनी भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर तुम माँ को माफ कर दो। कमजोर माँ और गंभीर रूप से घायल बेटी का यूं घुटनों पर गिरकर रोना और मिन्नतें करना, इस दृश्य को देखकर आसपास के लोग आहें भरने लगे और उनके दिल में थोड़ी दया भी उठी। हालांकि माँ बेटी ने जो किया था वह नफरत के काबिल था, पर यह दृश्य ऐसा था जिसे कोई भी संवेदनशील इंसान सह नहीं सकता था। सलीना ने शालीनता से पैर क्रॉस किए और ठंडी हंसी भरी। मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं, और तुम दोनों ने पहले ही सब बातें कह डाली। तो अब मैं अपनी क्रूरता और बेरुखी कैसे दिखाऊं? उसने सिर झुकाया और आखिर में कहा, समझ गई, जब ट्रायल शुरू होगा तो मैं मिसेस रिडल को खूब कठिनाई में डाल दूंगी, नहीं तो तुम्हारे अभी के इल्जाम का मैं कैसे जवाब दूंगी। लिया का चेहरा हल्का सा कठोर हो गया। सलीना की आंखों में उपहास झलका। सब जानते हैं कि अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैंने डोमिनिक से बहुत पहले रिश्ता तोड़ लिया था। तुम कहती हो कि तुम्हें डोमिनिक नहीं चाहिए, तो उसका मुझसे क्या लेना देना? अगर तुम ऐसी बातें सबके सामने कहोगी और मेरे बॉयफ्रेंड ने सुन लिया, तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी। तुम्हारा इरादा क्या है? डोमिनिक, जो लिया के पास खड़ा था, उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने सलीना का चेहरा घूरते हुए मुट्ठियां भींच लीं। लिया हकलाए, उसके चेहरे पर थोड़ी बेबसी झलक गई। मैं तो बस। सलीना ने बात आगे बढ़ाई। और हाँ, क्रीफिया का हर इंसान जानता है कि तुम्हारी और मिस्टर रिडल की वजह से रिडल का हाल बर्बादी में बदल गया है और अब वो सिर्फ एक खाली खोल है। तो तुम उसे अब मुझे सौंपकर क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि मैं उसमें पैसा और मेहनत लगाऊं, उसे फिर से चमकाऊं और फिर तुम आराम से बैठकर तैयार कंपनी वापस छीन लो? लिया ने सिर हिलाया, जैसे बहुत बड़ी चोट खाए हो, और इल्जाम लगाया। सलीना, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तो बस माँ के लिए तुम्हारी माफ़ी चाह रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें मैं पसंद नहीं, और तुम्हें लगता है मैं चाहे कुछ भी करूँ, सब गलत ही है, पर तुम ऐसे बिना वजह इल्ज़ाम तो मत लगाओ। सलीना ने ठंडी हंसी भरी। तुमने कभी कसम खाई थी कि इस जन्म में तुम डोमिनिक से शादी नहीं करोगी और न ही मेरी माँ के छोड़े हुए किसी चीज़ पर नज़र डालोगी। इन दोनों में से तुमने कौन सी कसम निभाई? लिया का चेहरा जड़ हो गया और उसका रंग उड़ गया। हालांकि उसने डोमिनिक से शादी नहीं की थी, पर वॉल्सन का रिडल में पूंजी लगाना लगभग उसके और डोमिनिक के रिश्ते को स्वीकार करने जैसा ही था। अगर उसने अब इससे इनकार किया, तो वॉल्सन परिवार नाराज होकर पूंजी निकाल लेगा। परफ्यूम प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई थी और लव इन सिटी की शूटिंग की तैयारी भी समय मांगती थी, और ये सब अब रिडल पर निर्भर था। वह डोमिनिक से शादी का सहारा लेकर ही फिर से उच्चवर्गीय समाज में लौटना चाहती थी, इसलिए वह इससे इनकार कर भी नहीं सकती थी। इसके अलावा अब वो खुद रिडल की कंपनी की चेयरमैन थी, तो भी इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी।
सलीना ने तीखे अंदाज में कहा। जो इंसान अपनी ही कसम तोड़ सकता है, उस पर कौन यकीन करेगा। उसने लिया को सफाई देने का मौका तक नहीं दिया और आगे बोली, और हाँ, यह कोर्टरूम है देश का सबसे पवित्र स्थान। कानून सबसे ऊपर है। कानून इस जगह पर तुम्हारे दुख भरे नाटकों को नहीं बर्दाश्त करता। उसका चेहरा और ठंडा हो गया। लिया, मिसेस रिडल, तुम लोग कानून को क्या समझती हो? ये कहते ही उसकी आंखों में ठंडी धमक उभर आई। भीड़ हैरान रह गई और फिर दोबारा सोचने पर उनके चेहरों पर मॉली और लिया के प्रति और भी नफरत आ गई। सलीना बिल्कुल सही कह रही थी, कानून क्षमाशील नहीं है। अगर अपराध किया है तो सजा भुगतनी ही होगी। अगर इंसानी रिश्तों के कारण कानून बदला जा सके तो फिर तो हर कोई अपराध करेगा और समाज अराजक हो जाएगा। लिया और मिसेस रिडल चुप रह गईं। लिया खींचकर दांत भींचने लगी। ये औरत आखिर अचानक बदल कैसे गई? कल तक तो शांत और चुप रहने वाली थी और अब इतनी तेज तर्रार बातें करने लगी है। क्या कोई इंसान इतनी जल्दी पूरी तरह बदल सकता है? लिया को लगा जैसे उसने कोई सुराग पकड़ा हो, पर वह विचार पल भर में गायब हो गया। ये सोचने का समय नहीं था। उसने सिर उठाया और सलीना को देखा। उसके चेहरे पर अब भी आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता थी। सलीना, माँ तो बस इसलिए तुमसे माफी मांग रही हैं क्योंकि उन्हें अफसोस है। उनका मकसद माँ बेटी के रिश्ते से कुछ बदलने का नहीं था। ये तुम हो जिसने हमारी बात को गलत समझा। सलीना ने दूर जज की बेंच की ओर देखा और मुस्कुराए। अच्छा, तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, भले ही मिसेस रिडल सचमुच पछता रही हूँ, मैं उन्हें माफ नहीं करूँगी। ये कहकर सलीना ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया। हालांकि उसे नुकसान उठाना पड़ा था, पर उसका मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए अब वह यहाँ ज्यादा उलझने नहीं वाली थी। मौली ने अपनी बेटी को व्हीलचेयर में बैठाया और आंखें फिर से लाल करते हुए सलीना की ओर देखा, फिर उसे कोर्ट की ओर ले जाया गया। जब सब लोग बिखर गए तो ओलिम्पस ग्रुप के वकील ने सलीना से कहा, लेडी सलीना, बाइसन बहुत चालाक है। वो अक्सर कोर्ट में वादी को मानसिक रूप से तोड़ देता है, उन्हें ही उलझा कर केस हारवा देता है। वो जरूर आपको निशाना बनाएगा। सलीना मुस्कुराई। अगर वह मुझे तोड़ सकता है तो यह उसकी काबिलियत होगी। ओलिम्पस ग्रुप के वकील दरवाजे पर हुए नज़ारे को याद कर आनंदित हो उठे। लेडी सलीना जैसी मजबूत मानसिकता वाली औरत को कौन भला भ्रमित कर सकता है या जबान फिसलवा सकता है। बाइसन की हार इस बार तय है। जल्द ही अदालत की सुनवाई शुरू हुई। जब सलीना वादी की सीट पर बैठी तो बाइसन गंभीर चेहरे के साथ खड़ा हुआ और बोला, लेडी सलीना, अपनी दलील रखने से पहले मेरे पास आपसे कुछ सवाल हैं। सलीना मुस्कराई, थोड़ी उठाकर बोली, जरूर। बाइसन उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, क्या आपको याद है ये कब और कहाँ हुआ था? सलीना की उंगलियां धीरे धीरे मेज पर खटखटा रही थीं। अनावश्यक सवाल मत पूछिए। लेडी सलीना। बाइसन ने चश्मे को ऊपर उठाया, उसका लहजा सख्त हो गया। कृपया कोर्ट के सामने गंभीर रहें और मेरे सवालों का गंभीरता से जवाब दें। सब जानते हैं, तो मेरा समय क्यों बर्बाद करना? सलीना की दृष्टि तेज और ठंडी थी, स्वर स्पष्ट था, समय की कीमत है, सब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, और जो गंभीर नहीं है वो आप हैं। बाइसन के चश्मे के पीछे की आंखों में गुस्से की झलक थी। ठीक है, तो मैं ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब कोई और नहीं दे सकता। उसकी आवाज में दबाव सा था। उस समय कितने लोग कुल मिलाकर होटल में आए थे जिनका इरादा आपको जबरदस्ती करने का था? सलीना की आंखें चटक कर ठंडी हो गईं। मुझे याद नहीं। उन्होंने क्या कहा? भूल जाइए। क्या वे उस समय पी रहे थे? मुझे नहीं पता। क्या वे अंदर आते ही कुछ करने लगे या पहले बात की और फिर बुरा इरादा दिखाया? उस समय आसपास कोई था क्या? क्या कोई ये साबित कर सकता है कि उन्होंने पहल की? और क्या आपने पहले कोई बहकाने जैसी बात तो नहीं की? सलीना की लंबी पलकें कांप उठीं, आंखों में सर्दपन छा गया। उसके बोलने से पहले ही ओलिम्पस ग्रुप के वकील खड़े हो गए। इसका उत्तर देने का अधिकार हमारी रक्षा के पास है।
बाइसन सजग रहा, ये फाइनल सजा से जुड़ा विषय है, बारीक सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। वह सलीना की आंखों में घूरता गया और एक के बाद एक सवाल लपेटने लगा। क्या उन्होंने आपके कपड़े फाड़े? क्या उन्होंने कभी आपको छुआ? किस हालात में आपने किसी का सिर बोतल से मारा और होटल से भागकर बाहर निकली? सलीना ने अपनी पलकें गिराई और कुछ कहा नहीं। लेया इतना गुस्से में थी कि विरोधी को मार डालना चाहती थी, पर मौके को देखते हुए खुद को रोकती रही, बस बाइसन की ओर घातक निगाह से घूर रही थी। जब बाइसन ने देखा कि सलीना बोल नहीं रही, तो वो एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसका लहजा और आक्रामक होता गया। उन्होंने आपसे क्या कहा? उस समय कितने लोगों का शारीरिक संपर्क हुआ? जब आप होटल से भाग निकली तो आप पर कितने कपड़े बचे थे? जब आपको नशा दिया गया था तो आप अपने आप होश कैसे रख पाईं और मदद के लिए बाहर कैसे गईं? आपने नशा कैसे खत्म किया? क्या उन पत्रकारों द्वारा ली गई तस्वीरें वाकई ओरिएंटेशन का मसला थीं या असल थीं? कृपया उन लोगों के साथ आपके बीच हुई सारी घटनाएं विस्तार से बताइए, कोई बात छोड़िएगा नहीं। और आप ये कैसे साबित करेंगी कि आपने उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए? लेडी सलीना, कृपया ऊपर के सभी सवालों का क्रमवार जवाब दीजिए, एक एक करके। ओलिम्पस ग्रुप के वकीलों के चेहरे खींचे हुए थे और न्यायाधीश ने रोक न लगाई। इसका मतलब था कि ये मामले वाकई सजा के दायरे में आते थे। चैपरोन की सीट पर लिया की होठों पर एक जल्लाद जैसी मुस्कान थी। वो बस इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सलीना ऐसी स्थिति में भी शांत रह सकती है। क्या सलीना वो औरत नहीं जो अपनी गरिमा पर घमंड करती थी? वह चाहती थी कि उसे इस तरह बेज़रूर जमीन पर अरौंदी हुई अस्त व्यस्त हालत में देखा जाए। डोमिनिक का चेहरा उदास था। एक और उसे लग रहा था कि ये सवाल ज्यादा हैं, पर दूसरी ओर वह जानना चाह रहा था कि क्या सलीना का बलात्कार हुआ था। सलीना ने पलकें गिराईं, चेहरा फिक्का दिखा और चुप रही। बाहर थोड़ी देर पहले बाइसन को सलीना ने पीछे धकेल दिया था और वो उस पर रिश्ता रख रहा था, पर अब जब उसने सलीना का फिक्का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर आत्मसंतोष चढ़ गया। वह सलीना की ओर और एक कदम बढ़ा और घूरते हुए बोला, स्वर और सख्त होता चला गया, लेडी सलीना, जज और मेरी रक्षा टीम अभी भी इंतजार कर रही है, कृपया अब जवाब दीजिए। और अगर आप आखिरी सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं तो हमारे पास मेडिकल उपकरण उपलब्ध हैं, आवश्यक हुआ तो सार्वजनिक बॉडी चेक करवा लिया जाएगा। इतने में ही सलीना, जो बिल्कुल हिली नहीं थी, मेज पर रखा पानी का कप उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया सख्ती से। सफेद पर्दी का कप उसके चेहरे पर सेंध मारकर लगा और एक कप गर्मा गर्म चाय उसके चेहरे पर छलक पड़ी। बाइसन चीख पड़ा, चाय के साथ खून भी चेहरे पर छलकने लगा। वह चेहरे पर हाथ रखकर वहीं गिर पड़ा। फर्श पर मौजूद सब लोग स्तब्ध रह गए। लिया की आंखें काली पड़ गईं। चैपमैन परिवार गुस्से में खड़ा हो गया। टिमोथी गुर्राते हुए सलीना की ओर उंगली उठाता हुआ बोला, सलीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक जगह पर किसी को मारने की? सलीना ने पलकें उठाईं, उसकी आंखें खाली सी थीं, मानो अभी अभी उसने क्या कुछ महसूस किया हो। अगले ही पल वह घूम कर लेया की बाहों में गिर पड़ी, कराहते और रोते हुए कहने लगी, मम, मदद करो, वहाँ बुरे लोग हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लिया, जो अभी बाइसन पर टूटने ही वाली थी, ठिठक गई। वकीलों की टीम, जो लूक को बुलाने ही वाली थी, वे भी ठिठक गए। कमरे में अजीब सन्नाटा छा गया। सलीना की नाजुक चीख हर कान तक पहुंच रही थी, इतने सारे बुरे लोग, पास मत आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लिया का चेहरा तिरछा हो गया। वह इतनी गुस्से में थी कि सलीना पर टूट पड़ना चाहती थी और उसे फाड़ डालना चाहती थी। लिया ने आंखें पोंछी, पर तुरंत संभालते हुए सलीना को गले से लगा लिया और नर्म लहजे में समझाती रही, डरो मत, कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा, जो भी पास आया मैं उसे मार डालूंगी। ओलिम्पस ग्रुप के वकीलों के चेहरे मुड़े हुए थे। हंसने की कितनी जगह, बिल्कुल नहीं, वरना लेडी सलीना उन्हें ही मार देगी। दर्शक पहले तो स्तब्ध थे, फिर कफ उड़ाते और खांसने की आवाजें होने लगीं। ओलिम्पस ग्रुप का वकील गंभीर भाव में उठा और बोला, मिस्टर जज,
मेरी वादी बाइसन की वजह से उत्तेजित हो गई और अनजाने में उसे चोट पहुंची, हमें खेद है। ओलिम्पस ग्रुप बाइसन के मेडिकल खर्च की जिम्मेदारी लेगा। बाइसन जमीन पर झुका हुआ था, उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। वो सिर उठाकर सलीना को डांटने ही वाला था कि जैसे ही उसने मुंह खोला नाक से खून फूट पड़ा और उसे फिर से नाक दबानी पड़ी। न्यायाधीशों ने एक दूसरे की ओर देखा। अदालत 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। जज के जाने के साथ ही सलीना ने सिर उठाया, चेहरा शांत रहा। उसने घूरते हुए बाइसन की ओर तंज भरी मुस्कान दी। मिस्टर रेनल्ड, मुझसे दूर ही रहना। जब मुझे छेड़ा जाएगा, मैं जवाब दूंगी। एक गुर्राहट के साथ वह उठी, इरी बजाते हुए चली और अलग थलग दिखते हुए लाउंज की ओर चली गई। सलीना लाउंज तक गई, अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। ... दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल दिया। चूंकि पहले ही जनमत में बड़ा उलटफेर हो चुका था और उसकी गर्मी अभी ठंडी नहीं हुई थी, बहुत से लोग मुकदमे की अगली कार्यवाही पर नजर रख रहे थे। जैसे ही वीडियो पोस्ट हुआ, तुरंत ही बहुत से लोगों ने देख लिया। अनगिनत नेटिजन्स हंस पड़े। डरो मत, लेडी सलीना, मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तो हंस हंस कर मर ही जाऊंगा। लेडी सलीना कितनी प्यारी लग रही है। लेडी सलीना हमेशा की तरह खूबसूरत और शरारती है। माफ करना, मैं गलत था। मैंने हमेशा सोचा कि वो सिर्फ सख्त है, पर ये समझ ही नहीं पाया कि वो इतनी मीठी भी है। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ और किस करना चाहता हूँ। उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो क्यों नहीं आया उसकी रक्षा करने? उसकी स्वीटहार्ट को बुरे लोग परेशान कर रहे हैं। कमबख्त, क्या वो हरामी इंसानों जैसा सवाल पूछ रहा था? कैसे उसने हिम्मत की कि लेडी सलीना से पब्लिक में बॉडी चेक कराने को कहे? सलीना को तो उसे कुचलकर मार देना चाहिए। जानकारी के लिए बता दूं, बाइसन रेनल्ड कानूनी पेशे में बदनाम है। उसके हाथों जितने केस हुए, कई प्लेंटिफ्स कोर्ट में टूट गए, यहाँ तक कि उसने एक प्लेंटिफ को आत्महत्या करने तक पर मजबूर किया। इस हरामी की नाक से खून फूटते देखना बहुत सुखद था। क्या ऊपर लिखा सच है? धिक्कार है। जिसकी वजह से एक इंसान ने जान दे दी, वो इतनी शराफ्त से बोल रहा था। कमीना, सलीना ने बिल्कुल सही किया। अगर वो मुझे भी उकसाता और घिन दिलाता, तो मैं भी उसे मारती। लेडी सलीना हमेशा की तरह रौबदार और दबंग है, और प्यारी भी। ये रोने वाला एक्सप्रेशन दिल चीर रहा है। स्वीटी, मेरी बाहों में आ जाओ। इसी बीच जब सब लोग बाइसन को गालियां दे रहे थे, तभी किसी ने अलग राय रखी। सलीना बहुत बड़ी चालबाज औरत है ना? उसका रोना बिल्कुल नकली है, उसे जरा भी डर नहीं था। ऐसे वेश्या जैसी औरत की तारीफ कैसे कर सकते हैं ये बेवकूफ लोग? इस औरत को तो बस दिमागी खेल खेलना आता है। जैसे ही ये कमेंट आया, उस पर गालियों की बौछार हो गई। हरामी, तू खुद वेश्या है। कौन सी लड़की नहीं डरेगी जब उस पर ऐसी बात होगी? कौन सी लड़की नहीं डरेगी जब कोई उस पर उंगली उठाकर ऐसे सवाल करेगा? सिर्फ इसलिए कि उसने पागलपन में चिल्लाकर दर्द नहीं जताया, वो वेश्या हो गई। सलीना पहले ही बहुत मजबूत है। अगर मैं होती तो उस हरामी का मुंह फाड़ देती। मिसेस रिडल का अपराध साबित हो चुका है, उसे मुकदमे लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? ये कमीना तो साफ साफ सलीना के दिल की दीवार तोड़ने और उसकी बातों में झोल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ताकि मिसेस रिडल बच जाए। और ऊपर से उसने पूछने की हिम्मत की कि सलीना ने पहले कोई बहकाने वाली हरकत की थी क्या? सुनो, क्या ये इंसानियत की जुबान है? ओह, लेडी सलीना को वेश्या बोलकर रोना नकली कह रहे हो? तुम जाकर देखो कि घिनौने गुंडों का झुंड तुम्हारा पीछा करे तो कैसा लगेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती सलीना के दिल पर कितना बड़ा साया पड़ा होगा। और ये कमीना बाइसन तो चाहता है कि वो सब बातें विस्तार से बताए। क्यों नहीं वो खुद जाकर नर्क में सड़े? मौली इतनी जहरीली है कि अगर पूरी जिंदगी जेल में भी रहे तो कम है। मौली ने इतना घटिया काम किया है और सबको पता है। अगर फिर भी वो बच गई तो फिर न्याय नाम की कोई चीज बची ही नहीं।
इस वीडियो की वजह से और भी ज्यादा लोग रिडल परिवार के मुकदमे को फॉलो करने लगे और सब अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार करने लगे। ओलंपस ग्रुप। लूक ने जब ये वीडियो देखा तो उसके मुंह से कॉफी का छींटा निकल गया और वो सज्जन खांसते हुए रुक गए। सहायक ने पास खड़े होकर होंठ दबाए, ये सोचते हुए कि क्या बॉस की पीठ थपथपाए या नहीं। लेडी सलीना आमतौर पर बहुत सख्त रहती है, लेकिन वो फिर भी नाजुक और सुंदर लड़की है और कोई भी लड़की डरेगी और रोएगी। मिस्टर जॉर्डन का इस तरह हक्का बक्का होना क्या मायने रखता है? उसने सलीना को देखा, जो लिया के कंधे पर सिर रखकर डर से सिसक रही थी और उसके नाजुक चेहरे पर आंसू थे। उसके होंठ फिर से कांप उठे। वो सच में बहुत चालाक है। लूक की निगाह घूमकर बाइसन पर पड़ी, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा अपनी नाक दबाए था, और उसकी नज़र ठंडी हो गई। बाइसन पूरी राजधानी में मशहूर था और क्रीफिया में रिडल परिवार की हैसियत ही नहीं कि उसे मिसेस रिडल के मुकदमे में हायर कर सके। एकमात्र इंसान जिससे लिया का संपर्क हो सकता है वो इज़ाबेल थी। ये इंसान जरूर इज़ाबेल ने क्राइस्ट के नाम पर बुलाया होगा। बस ये सोचना रह गया कि क्राइस्ट को इस बारे में पता है या नहीं। लूक की आंखों में गहरी सोच तैर गई। क्राइस्ट का दिल सलीना के लिए धड़कता था, पर वो इज़ाबेल को सलीना को मुसीबत में डालने देता रहा, यहाँ तक कि एक बार तो सलीना लगभग मर ही गई थी। भविष्य में जब इस आदमी को पता चलेगा कि वो लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है वही सलीना है, तब क्या होगा? एक आदमी होने के नाते लूक को उस पर तरस आया, पर सलीना तो ऑस्वाल्डो की पत्नी थी, इसलिए लूक उसे याद दिलाने की गलती कभी नहीं करेगा। बल्कि जितनी गहरी दुश्मनी क्राइस्ट और सलीना के बीच होगी, उतना ही ऑस्वाल्डो के लिए अच्छा होगा। बेशक लूक क्राइस्ट को सलीना को चोट पहुंचाने से नहीं रोकेगा, पर वो ये भी नहीं चाहेगा कि सलीना सचमुच दबाई जाए। उस पर गुस्सा निकालना तो ऑस्वाल्डो का हक था। इससे पहले कि वो ऑस्वाल्डो को संदेश भेज पाता, ऑस्वाल्डो ने ही उसे कॉल कर लिया। लूक ने कॉल उठाया और कुछ बोलने से पहले ही ऑस्वाल्डो का ठंडा स्वर आया, मैं भविष्य में बाइसन रेनल्ड को वकालत की दुनिया में देखना नहीं चाहता। ये कहकर फोन काट दिया गया। हाल ही में अंडरवर्ल्ड में भी शांति नहीं थी। सुना था कि कोई बड़ा शख्स मर गया और पूरे हथियारों की दुनिया में हलचल मच गई, यहाँ तक कि उनके देश पर भी असर पड़ा। फिर भी ऑस्वाल्डो ने समय निकालकर अपनी पत्नी पर ध्यान रखा। लूक ने हार मानकर गड़बड़ी समेटनी शुरू कर दी। लिया लाउंज में बैठी थी, डॉक्टर को बाइसन का जख्म देखता देख रही थी। उसके पीले चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जांच पूरी करने के बाद डॉक्टर ने लिया से कहा, लेडी लिया, मिस्टर रेनल्ड की नाक टूट चुकी है और कुछ समय तक वह बोल नहीं पाएंगे। लिया का बदन कांप उठा और उसकी आंखों में घिनौनी नजर चमक उठी। उसने सलीना की तमाम चालों के बारे में सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो औरत उनके साथ ये खेल खेलेगी।